नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है उसके संबंध में अर्थशास्त्र विषय के लिए पूरे A to Z सिलेबस कवर करने के लिए वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को सोशल साइंस के पांचों सेक्शन का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग यह सबसे पहले देखेंगे कि यह अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो 7 चैप्टर दिया गया है पढ़ने के लिए, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था, तो यह अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे और इसी प्रकार से करते हुए प्रत्येक चैप्टर को जो हर एक सवाल VVI नज़र से है उसको सबको कवर करते जाएंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो फिर से अलग से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला है। देखिए, अर्थव्यवस्था समाज में प्रत्येक नागरिक को आर्थिक आधार पर क्रिया और यह संपादित करने की एक प्रकार के ढांचा है। क्या है? अर्थव्यवस्था आर्थिक आधार पर क्रियाओं को संपादित करने की एक प्रकार का ढांचा है। और इस अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 रूप में बांटा गया है, जिसमें कि पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। और यह प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि से होता है अर्थात खेती से होता है तथा द्वितीयक क्षेत्र का संबंध उद्योग से होता है। इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध उद्योग से होता है अर्थात कहा जाए तो व्यवसाय से होता है। इसी प्रकार से तृतीयक क्षेत्र, इससे तृतीयक क्षेत्र को सेवा के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यह सेवा क्षेत्र जैसे कि बाजार, बैंक, परिवहन, यह सभी से संबंधित जो क्षेत्र होता है उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को समझने के बाद इसी से संबंधित एक सवाल बन जाता है, जैसे कि गरीबी को जन्म देती है। इसमें कहा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम आमदनी होती है, इससे अधिक द्वितीयक क्षेत्र में आमदनी होती है तथा तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आमदनी होती है। इस प्रकार से यह गरीब क्लास के आदमी अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ होता है और अमीर क्लास के आदमी द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र से अधिकांशतः जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बन जाता है कि गरीबी को जन्म देती है, कैसे समझाएं? तो गरीबी को जन्म देने का मुख्य आधार इसलिए कहा जा सकता है कि गरीब एक कोई भी व्यक्ति अपने आने वाले अगले पीढ़ी को अच्छा से शिक्षा नहीं दे पाता है और जब शिक्षा अच्छा से नहीं मिल पाता है साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी सही से नहीं दे पाता है, तो इस आधार पर उसका सोचनीय क्षमता कमज़ोर हो जाता है और सोचनीय क्षमता कमज़ोर हो जाने के बाद आर्थिक दृष्टि से भी वह कमज़ोर रहता है, जिससे कि उसके आगे आने वाला अगला पीढ़ी भी कमज़ोर और एक गरीब को ही जन्म देने पर मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि गरीबी को जन्म देती है। तथा एक और क्वेश्चन कहा जा सकता है कि अमीरी अर्थात धनी को जन्म देता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्ति अपने आने वाले अगले पीढ़ी के लिए भी वह सब कुछ अच्छा से उपलब्ध करवा पाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आधार पर हर एक सुविधाओं को आसानी से उपलब्ध करवाया
करवा सकता है, इसीलिए एक अमीर व्यक्ति अमीर को ही जन्म देता है। अर्थात कहा जाएगा, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल और बनता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर का क्या महत्व है। कंप्यूटर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कंप्यूटर एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है जो कि मानवीय दिमाग से भी कई गुना तेज यह गणना करती है और इसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र में उतना प्रयोग नहीं होता है तथा द्वितीयक क्षेत्र में इससे तुलना में कुछ ज़्यादा होता है और तृतीयक क्षेत्र में अधिकांशतः कंप्यूटर से ही जुड़े हुए व्यवसायिक कार्यक्रम किया जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार अब हम लोगों को समझना है। अर्थव्यवस्था यह जो 3 अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है, अगर प्रकार का बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है विकास के आधार पर, अर्थात कहा जाएगा कि विकास किसी के पास कितना धन दौलत है और वह कितना डेवलप किया है उसके आधार पर, और एक होता है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि कहा जाए तो मालिकाना के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। अपना भारत देश यह विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थात विकसित देश उस देश को कहा जाता है, ऐसा देश जो पहले से ही विकास कर चुका है और उसे बहुत जो आवश्यकता की पूर्ति का जो भी पदार्थ चाहिए उसके पास पहले से ही सब कुछ उपलब्ध हुआ रहता है, तो उसे विकसित देश के श्रेणी में रखा जाता है। तथा विकासशील देश उस देश को कहा जाता है जो आवश्यकता के पूर्ति वाले प्रत्येक पदार्थ को अभी उपलब्ध उसके पास नहीं होता है, लेकिन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास में लगा रहता है, तो इसीलिए उसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश के श्रेणी में रखा जाता है। और इसी प्रकार से अपना देश भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। उसके बाद यह स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी, तीसरा होता है मिश्रित। अर्थात कहा जाएगा कि पूंजीवादी ऐसा अर्थव्यवस्था का रूप जिसमें अर्थव्यवस्था के सिस्टम कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सिमट कर रह जाता है, तो उस तरह के व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और समाजवादी ऐसा अर्थव्यवस्था जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है और उसमें आम गरीब से लेकर अमीर तक सब व्यक्ति के लिए उस पर बराबर हक अधिकार होता है, तो उस तरह के व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यह मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ भूमिका पूंजीपति लोगों का होता है और कुछ भूमिका सरकार के द्वारा होता है, तो इस तरह के अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और यह जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत अपना देश भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही आता है, क्योंकि भारत अपने देश में भी कुछ उद्योग धंधा पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जाता है तथा कुछ अर्थव्यवस्था का सिस्टम सरकार के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन आज के दिन प्रतिदिन यह अभी फ़िलहाल अपने देश में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो पहले सिस्टम था उसे अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना या इसी को पूछता है कि आधारित संरचना क्या है। जब मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वे सभी बेसिक चीज़ जिसके पूर्ति के बदौलत ही वे विकास कर सकता है, तो उन सभी व्यवस्था को ही
उन सभी आधार को ही आधारभूत संरचना के नाम से जाना जाता है। अर्थात कहेंगे कि दुनिया में मानव को विकास करने के लिए सबसे पहले उसके पास बिजली, संचार व्यवस्था जैसे कि मोबाइल, टेलीविज़न, ये सब होना चाहिए। स्कूल यह विकास करने का सर्वांगीण दृष्टिकोण से आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाता है स्कूल का सिस्टम। अर्थात कहा जाएगा कि आधारभूत संरचना ऐसी मानवीय विकास करने की प्रक्रिया है जिसमें मानव को सर्वांगीण अर्थात सभी प्रकार से विकास करने का अवसर उसमें प्राप्त होता है, तो उसे सर्वांगीण अर्थव्यवस्था के विकास रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन यानी कि कहा जाएगा कि मानव को विकास करने के लिए समयबद्ध और कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित अर्थात कहा जाएगा कि पहले से सरकार के द्वारा निर्धारित विधि व्यवस्था को चलाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम किया जाता है और उसी से समाज में सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विकास प्राप्त कर पाता है। तो इस तरह के नियोजन को ही आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक नियोजन के नाम से जाना जाता है। अर्थात सरकार के द्वारा पूर्व बनाए गए योजनाओं के द्वारा समय समय पर कार्यक्रम चलाकर और समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण बनाने की व्यवस्था को ही आर्थिक नियोजन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सर्वप्रथम अपने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही एक आयोग बनाया गया था जिसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है और यह आर्थिक नियोजन की दृष्टिकोण से यह आयोग बनाया गया था। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने के बाद इस आयोग को यानी योजना आयोग को नाम बदल कर अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदला गया है और अभी फ़िलहाल के समय में यह नीति आयोग के नाम से ही सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन का कार्यक्रम चलाया जाता है और इसी से संसाधन का विकास करके और जनता के पास जो कमी होता है सरकार के ओर से उसे पूर्ति करवाया जाता है। उसके बाद यह हम लोग समझने का प्रयास किए कि आर्थिक नियोजन क्या है और यह जो आर्थिक नियोजन होता है इसी आर्थिक नियोजन के आधार पर ही मानव का विकास होता है। तो अब क्वेश्चन एक पूछता है कि आर्थिक विकास क्या है। मानव अर्थात मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। कहा जाएगा कि मनुष्य के जीवन में जितने आवश्यकताएं होती है उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अर्थात उसको संतुष्ट करने के लिए जीवन में जितनी आवश्यक पूर्ण सामान होता है उन सभी को प्राप्ति करने के लिए भौतिक आधार पर सुख सुविधा हासिल करने के लिए मानव जो भी कुछ विकास के लिए काम करता है उसे ही आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्पादन, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ को दिन प्रतिदिन उत्पादित करते रहते हैं। जैसे कि कहा जाए यह मार्कर जो भी है लिखने के लिए, किताब जो उपलब्ध रहता है, कलम वह भी पढ़ने लिखने के लिए, यह बोर्ड जो बनाया गया है इसका भी मकसद है कि शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। और आप लोग अभी फ़िलहाल जिस मोबाइल से देख रहे हैं तो उससे भी उत्पादन इस दृष्टिकोण से किया गया है कि तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी से मानव का विकास अच्छा से अच्छा हो सके। तो यहाँ आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण
उत्पादन होता है और उत्पादन के बाद विनिमय होता है। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, अर्थात एक सामान से किसी दूसरे सामान। यह उत्पादन के दृष्टिकोण से हम लोगों को जो आवश्यक पदार्थ चाहिए दैनिक जीवन में उपयोग होने के लिए, उसको हम लोग जैसे कि खाद्य पदार्थ, चावल, गेहूँ, ये सब जो भी कुछ होता है हम लोग उत्पादन करते हैं। और विनिमय, हम लोगों के पास जो कुछ सामान उपलब्ध नहीं रहता है, उस वस्तु को प्राप्ति करने के लिए अपने देश के अंदर या अपने देश के बाहर विदेशों से भी आयात या निर्यात के माध्यम से विनिमय की प्रक्रिया विकास के लिए किया जाता है। और उसके बाद वितरण, अर्थात हम लोगों के पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पदार्थ भी होता है जिसे समाज को विकास करने के लिए उसे वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ ऐसा वर्ग होता है जिसके पास संसाधन की कमी होती है और उन सभी संसाधनों की पूर्ति एक वितरण व्यवस्था से किया जा सकता है। तकनीकी, जैसे कि कुछ देर पहले बोले हैं, मानव को आज के समय में मोबाइल एक के मानव समाज का अभिन्न अंग बन गया है। तो इस तरह से मानव आज के समय में विकास अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ज़्यादा करते जा रहा है। तो यह तकनीकी का विकास करना आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है। इसी आधार पर एपीजे अब्दुल कलाम एक स्टेटमेंट दिए थे। क्या है उनका स्टेटमेंट? बिहार के विकास के बिना, किसके? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अर्थात कहा जाएगा कि भारत अपने देश को विकास करने के लिए बिहार को विकास करना जरूरी है। जब तक ले बिहार विकसित नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तब तक ले अपना देश भारत विकास नहीं कर सकता है। भारत अपने देश को विकास करने के लिए सबसे पहले बिहार राज्य को विकास करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार और बिहार जैसे पिछड़े राज्य को अगर इसको मुख्य धारा में लाया जाए तो देश का ऑटोमेटिक विकास होने लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यही बिहार राज्य से ही जुड़ा हुआ, कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन अर्थात आधार कहा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके पिछड़ने का कारण क्या है, किस व्यवस्था पर बिहार का अभी सिस्टम चल रहा है जिससे कि बिहार पिछड़ गया है, इससे संबंधित सवाल यह भी है, जरूर देखने को आपको मिलेगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन अर्थात कहा जाएगा कि बिहार में पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित बहुत सारा देखने को मिलता है, जिसमें कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति, बाढ़ की समस्या। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण गरीबी बिहार में उत्पत्ति होने का बहुत सारा कारण है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है, तो बिहार के जनता के पास कृषि कार्यक्रम के अलावे दूसरा कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए व्यवस्था नहीं रहता है, तो बिहार के लोग कृषि में ही उलझे हुए रहते हैं। तो इस आधार पर कहा जाएगा कि बिहार को पिछड़ने का गरीबी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बेरोजगारी, बिहार में बढ़ती बेरोजगारी यह जनसंख्या से दिन प्रतिदिन और ज़्यादा उत्पन्न होते जा रही है। भ्रष्टाचार, बिहार में सुशासन के नाम पर आज ऐसा सिस्टम चलाया जा रहा है जिससे कि दिन प्रतिदिन बिहार का स्थिति और दयनीय होता जा रहा है और मानव बिहार में एक दूसरे से इतना लोग परेशान, एक दूसरे से अशांति का माहौल बनाकर रह रहे हैं कि
इस तरह से भी बिहार पिछड़ चुका है। और एक बिहार को पिछड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, यह बाढ़ से बार बार हर एक साल ग्रसित रहता है। बिहार के पूरे एरिया में, उत्तरी बिहार में नेपाल की ओर से बाढ़ बहुत सारे अलग अलग नदियों से आते हुए हमेशा बिहार को आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से इसे माना जाता है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण में कहा जाए तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या, यानी कि बिहार में इतनी अधिक संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि इसके जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो बिहार का पिछड़ेपन का स्थिति और दयनीय होते चला जाएगा। इस जनसंख्या को कंट्रोल कर कर ही बिहार के पिछड़ेपन स्थिति को सुधारा जा सकता है। और बिहार के लोग कृषि पर ही सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इनके पास मजबूरी है किसी प्रकार के उद्योग धंधा से, यहाँ फैक्ट्री या कारखाना का अभाव है, जिसके आधार पर लोग, बिहार के लोग कृषि से ही जुड़े हुए रहते हैं और अपने आजीविका को चलाने के लिए बिहार के अधिकांशतः नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाकर और अपने जीविका को चलाते हैं, तथा कुछ बिहार के निवासी अपने देश से बाहर विदेश में भी जाकर अपने जीविका को चलाते हैं। उसके बाद आधारित संरचना का अभाव, अर्थात कहा जाएगा कि हम लोगों के बिहार में कुछ ऐसा समस्या है जो कि सरकार के कमी के ही चलते वह समस्या पिछड़ेपन का रूप लेते चला जाता है। जैसे भ्रष्टाचार बिहार में इतना ज़्यादा है कि अगर इस पर सरकार के द्वारा सही से नियम नीति लागू न किया जाए, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, अगर इस संरचना को प्रशासनिक माध्यम से अच्छा चलाया जाए तो बिहार का स्थिति यह आर्थिक पिछड़ेपन को सही किया जा सकता है। बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़, यह दो मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जिससे बिहार हमेशा तबाही रहती है। और इस बाढ़ के समस्या से भी मुक्ति पाने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाकर और जो भी बाढ़ आने का समस्या है उसको निपटारा किया जाएगा, तब जाकर बिहार के यह पिछड़ेपन आर्थिक आधार पर दूर किया जा सकता है। मुख्य रूप से कहा जाए तो बिहार को पिछड़ने का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उद्योग का कमी। बिहार में अगर उद्योग के इस कमी को पूर्ति करवाया जा सके तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने में एक सहायक सिद्ध होगा। बिहार के यह गरीबी स्थिति इसको पिछड़ेपन को और ज़्यादा समस्या से जकड़ी हुई है। बिहार में गरीबी वह सबसे मुख्य कारण यही है कि बिहार में लोग अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। और ऐसे भी प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि यहाँ बताया गया था कि प्राथमिक क्षेत्र में आय कम और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। खराब विधि व्यवस्था, यानी कि बिहार में भ्रष्टाचार की ऐसी सीमा पहुंच चुकी है कि यहाँ के शासन व्यवस्था, प्रशासन सही से काम नहीं करती है और विधि विधान जो संविधान के दिए आदेश के अनुसार शासन व्यवस्था सही से नहीं चला पाती है, जिस आधार पर बिहार को पिछड़ेपन का भी एक कारण माना जाता है। भ्रष्टाचार, यानी कि बिहार के प्रत्येक सरकारी विभाग में देखा जाए तो भ्रष्टाचार फैली हुई है। किसी भी काम को करवाने के लिए कुछ ना कुछ अलग से एक
राशि का डिमांड होने लगता है और इस आधार पर बिहार के गरीब क्लास के पिछड़ा हुआ आदमी और ज़्यादा पिछड़ते चला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग यह समझने का प्रयास किए कि बिहार आर्थिक दृष्टि से कैसे पिछड़ी हुई है, इसके पिछड़ने का कौन कौन सा कारण है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कृषि पर निर्भर रहना, आधारित संरचना का अभाव, बाढ़ एवं सुखाड़ का समस्या, बाढ़, औद्योगिक की कमी, गरीबी की स्थिति बिहार को और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन बना दी है। और खराब विधि व्यवस्था के साथ साथ भ्रष्टाचार भी हद तक इतना पहुंच चुकी है कि बिहार के निवासी के लिए यह पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण बनी हुई है।